हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, राम राम। आप सबको प्रणाम। आपका स्वागत है मेरी आज की क्लास मैच्योरेशन में। आज हम जानेंगे कि मैच्योरेशन क्या है। कल की क्लास में हमने पढ़ा डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, वृद्धि एंड विकास। आगे डेवलपमेंट का ही पार्ट होता है मैच्योरेशन एंड ग्रोथ। ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस है। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस दोनों ही साथ साथ चलती है। मैच्योरेशन क्या होती है? एज के साथ जैसे जैसे हमारी क्षमता बढ़ती है, एज के साथ साथ अपनी एबिलिटीज और क्षमताएं बढ़ती हैं। एज के साथ क्षमताएं कैसे बढ़ती है? आप जानते ही हो कि जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपके अंदर बदलाव आते हैं, आप कोई काम करने के ऐसे लायक हो जाते हैं। जैसे शुरू में हम कोई चीज़ पकड़ते हैं, जैसे पेन पकड़ते हैं तो हम ऐसे पकड़ते हैं, हमें सही से पकड़ना नहीं आता। धीरे धीरे हमारी मांसपेशियां मजबूत होती है और हम सीखते हैं कि ये पेन ऐसे पकड़ा जाता है। और जैसे हम पैदा होते ही तो साइकिल सीखने जाते, जैसे जैसे हम बड़े होंगे तभी हमारी मांसपेशियां मजबूत होएगी, मैच्योरिटी आएगी उन मांसपेशियों में, तभी हम कुछ सीख पाएंगे। तो मैच्योरेशन का बहुत बड़ा रोल होता है कोई भी लर्निंग में। मैच्योरेशन की डेफिनेशन कुछ मनोवैज्ञानिकों ने ये दी हैं। मैच्योरेशन क्या है? इज द अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम टाइम टू टाइम। मैच्योरेशन क्या है? परिपक्वता क्या है? अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडिटरी, हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो हमें अपने माँ बाप से कैरेक्टरिस्टिक मिले हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक का टाइम टू टाइम मतलब खुलना, उनका अनफोल्डिंग होना। जैसे हम कोई गिफ्ट को अनफोल्ड करते हैं, वैसे ही मैच्योरिटी टाइम टू टाइम अनफोल्ड होती रहती है। जैसे दांतों का निकलना, जब हम पैदा होते हैं तब हमारे दांत नहीं होते, धीरे धीरे दांत निकलते हैं। चलना सीखना, हम पैदा होते ही चलना नहीं सीख सकते। बैठना, दौड़ना, भागना, खेलना, ये सब क्या होते हैं? मैच्योरेशन के। मैच्योरेशन की और डेफिनेशन भी है, प्लीज़ आप साथ साथ में लिख लेना। और ये मैंने क्लासेस हिमांशी मैम की अभी जो बैच चल रहा है उसी से ही सीखी हैं। मैं केवीएस की तैयारी कर रही हूँ, इसलिए ये क्लासेस केवीएस के लिए बेस्ट रहेगी। मैच्योरिटी क्या है? इज द एबिलिटी मैच्योरिटी क्या है? इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट in an appropriate manner. Environment and heredity in appropriate manner. मैच्योरिटी क्या है? एक क्षमता है जो किसका परिणाम है? वातावरण और हेरिडिटरी का। हम ऐसे भी कर सकते हैं, मैच्योरिटी हमें कैसे मिलती है? एनवायरनमेंट और हेरिडिटी के कॉम्प्लेक्स से मिलती है। इन दोनों का कुछ ना कुछ योगदान होता है। इन्हें हम 50-50 नहीं कह सकते, माइनस नहीं हो सकता, डिवाइड नहीं हो सकता, ये मल्टीप्लाई है। इन दोनों का गुणनफल ही हमारा विकास होता है, मैच्योरिटी आती है। और एक डेफिनेशन और लिख लो आप, बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नोन एज मैच्योरेशन। जो हमारी शारीरिक ग्रोथ होती है और विकास होता है, उन दोनों के मेल को ही मैच्योरेशन कहा जाता है। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि गर्ल्स मैच्योर
अर्ली देन बॉयज़। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि गर्ल्स मैच्योर अर्ली देन बॉयज़, उसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो वहाँ पर ये छोटा सा क्वेश्चन ही हमें कंफ्यूज कर देता है। वो कई बार लिख देते हैं कि मोस्टली ऑफ गर्ल्स मैच्योर अर्ली देन बॉयज़, गर्ल्स मैच्योर अर्ली देन मोस्ट ऑफ द बॉयज़, गर्ल्स मैच्योर अर्ली देन द बॉयज़। तो ये राइट होएगा। एवरेज निकाला जाता है तो गर्ल्स ही ज़्यादा मैच्योर जल्दी होती है, ज़्यादातर यही देखा गया है कि गर्ल्स ही जल्दी मैच्योर होती है। अब इसके ऊपर कुछ डिबेट्स भी हैं मैच्योरेशन के ऊपर, कि मैच्योरेशन क्या है, मतलब जेनेटिक्स है, एनवायरमेंटल है, कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है, ऐसी बहुत सी डिबेट्स है। ये एक नेवर एंडिंग डिबेट्स है, मतलब आज तक ये डिबेट चल रही है। हम इसका कोई मतलब पूरा ये नहीं कह सकते कि इन्वायरमेंट का ही रोल होता है या कंटिन्यूस ही होता है या डिसकंटिन्यूस होता है। हर मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने डिबेट्स दिए हैं, अपने अपने उनके नियम हैं, रूल्स हैं। तो उनके अकॉर्डिंग कुछ डिबेट्स हैं, जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट। क्या हो गया? जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंट। सेकंड क्या हो गया? कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस, अर्ली और लेटर, मतलब लेटर स्टेज की इम्पोर्टेंस इन दोनों में से कौन से? तो इन 3 पर हम इनको डिफाइन करेंगे। जेनेटिक्स है या इन्वायरमेंटल है, कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, अर्ली है या लेटर स्टेज इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आएगी जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट। जेनेटिक्स हेरिडिटी भी कह सकते हैं, नेचर भी कह सकते हैं, एनवायरनमेंट का नर्चर। अब जो जेनेटिक्स होते हैं, जो हमें अपने माँ बाप से मिलते हैं, वो तो क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, स्टैटिक होते हैं। क्या हम इनको चेंज कर सकते हैं? बाद में आप ये तो नहीं कह सकते कि हमें अपने माँ बाप के जीन चेंज करवाने। किसी बच्चे की आँख का रंग, उनकी लंबाई, उनका कद, जो भी है, मतलब उनके अंदर जो जीन्स आते हैं, जो जीन्स डोमिनेंट होते हैं, उनके अंदर उजागर होते हैं जो जीन्स, तो हम उनको चेंज नहीं कर सकते। इन्वायरमेंट को चेंज किया जा सकता है। आज आप कहीं जम्मू कश्मीर में रह रहे हो, आपके माँ बाप का अगर बाई चांस ट्रांसफ़र हो जाए तो आप हरियाणा में आ सकते हो, यूपी में जा सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो। नेचर और नेचर को हम चेंज नहीं कर सकते, हेरिडिटी चेंज नहीं की जा सकती, इन्वायरमेंट चेंज किया जा सकता है। जैसे किसी के घर में बहुत मारपीट होती है और कोई उन्हें समझाए तो आप उनका इन्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं। गरीबी है, गरीबी घर पे किसी की नौकरी लग जाए तो गरीबी भी में बदलाव आया तो उसका इन्वायरमेंट चेंज हो गया। पड़ोस ऐसा है कि जहाँ पर गाली गलौज, शराब वगैरह पी जाती है और आप घर ट्रांसफ़र कर लें तो इससे आपका इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा और इससे आपकी मैच्योरेशन पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। संगति का असर होता है कहीं ना कहीं, इन दोनों के मेल से ही मैच्योरेशन आती है। तो मैच्योरेशन क्या है? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का मल्टीप्लिकेशन है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये हो सकता है, प्लस हो सकता है, एडिटिव नहीं है, सब्ट्रैक्टिव नहीं है, डिविजिबल नहीं है। तो ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। अकॉर्डिंग टू वुड्सवर्थ ने इसकी डेफिनेशन क्या दी है? इनके अकॉर्डिंग हेरिडिटी एंड environment are not additive nor subtractive, not even divisible,
but multiple। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है क्योंकि मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ रखा है और एक हाथ से मैं लिख रही हूँ, तो मुझे थोड़ा नीचे होकर ऐसे लिखना पड़ता है। सॉरी अगर आपको कुछ राइटिंग में दिक्कत हो तो। बाकी मैं साथ साथ बोल रही हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। अब हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, इन दोनों को मतलब थोड़ा सा इनका डिफरेंस समझ लेते हैं। इन्वायरमेंट और हेरिडिटी, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। हेरिडिटी में आपने एक लाइन बहुत बार पढ़ी होगी, हाउ फार वी कैन गो। यहाँ वी विल गो नहीं आएगा, वी कैन गो ही आएगा। ये आप थोड़ा ध्यान में रखना, पेपर में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हाउ फार वी कैन गो, क्योंकि हम जिनके माँ बाप क्रिकेटर होते हैं उनके बच्चे लगभग क्रिकेट ही खेलते हैं, और जो फिल्म वगैरह बनाते हैं, मूवी वगैरह बनाते हैं, तो उनके बच्चे भी मूवी ही बनाते हैं। ये कुछ नेपोटिज्म वगैरह कहा जाता है इसे, पर ऐसे बचपन में ही कहा जाता है कि ये तो हीरो ही बनेगा, तो हम अनुमान लगा देते हैं कि ये कर सकता है। हम वी विल ऐसे नहीं कह सकते कि हाउ फार वी विल गो, ये विल गो नहीं लगा सकते क्योंकि इसका पक्का नहीं है कि वो ये करेगा ही। बहुत सारे बच्चे हैं, माधवन सर है, मूवी बनाते हैं, शायद उनके लड़के ने ओलंपिक वगैरह में गए हैं, गेम्स वगैरह में है वो, मुझे पक्का नहीं पता, पर वो ज़रूरी नहीं है कि उनके बच्चे भी वही करें। ये क्या करता है, सेट द हाइयर एंड लोअर लिमिट, ये हाइयर और लोअर लिमिट को तय कर देता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। इससे क्या होता है, बच्चे का मतलब आई कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, ब्लड ग्रुप, जेनेटिक फैक्टर हेरिडिटी के अंदर आते हैं। इन्वायरमेंट क्या है, कैनवस है एक प्रकार का। हमें जितना अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा बच्चा उतना ही अच्छा करेगा, पर ये ज़रूरी नहीं है कि इन्वायरमेंट का ही सारा असर हो। कई बार बच्चे को सारी सुविधाएं दी जाती है पर वो फिर भी अच्छा नहीं कर पाते क्योंकि उनकी IQ वगैरह हेरिडिटी से उन्हें जो मिला होता है उनमें जो कमियां वगैरह होती है, तो वो इन्वायरमेंट से दूर नहीं की जा सकती। जो डिसीज़ होते हैं, डिसीज़ कई बार हेरिडिटरी भी होते हैं और ये इन्वायरमेंटल भी होते हैं। एसेंट होता है, जो बच्चा अमेरिका में रहता है तो वो इंग्लिश बोलेगा, इंग्लैंड की इंग्लिश अलग होएगी, हिंदी का एसेंट अलग होएगा, तो जहाँ पर रहता है उसी का उस पर प्रभाव पड़ता है। चाहे वो बच्चा अमेरिका को और वो इंडिया में रहता है, वहीं पैदा हुआ है, तो वो उसकी लैंग्वेज क्या होएगी, हिंदी ही होएगी ज़्यादातर। इन्वायरमेंटल फैक्टर यही होते हैं, इससे मतलब डिसीज़, एसेंट और वेट वगैरह और उसकी संस्कृति वगैरह इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफाइन होती है। अब इन्वायरमेंट का हमने पढ़ लिया। एक स्टिमुलेशन होता है कि जैसे जितना अच्छा उद्दीपन होगा और वो बच्चा उतना ही अच्छा करेगा, पर स्टिमुलेशन का ज़्यादा असर नहीं हो सकता। अब जैसे बच्चा पैदा हुआ है, हम 6 महीने के बच्चे की इतनी मालिश कर दें कि हमें लगे कि वो खड़ा होकर साइकिल चलाने लग जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। मालिश का असर होता है, मतलब बच्चे की हड्डियां मजबूत होती है, लेकिन स्टिमुलेशन का इतना फर्क नहीं होगा कि जो बच्चा साइकिल ही चलाना लग जाए पैदा होते। तो क्या है, परिपक्वता आएगी तभी स्टिमुलेशन का भी फायदा होगा। ऐसे नहीं कि टाइम से पहले ही कुछ बच्चा कर लेगा। स्टिमुलेशन का फायदा है, प्रॉफिट है, पर इतना प्रॉफिट नहीं है कि एज से पहले, मैच्योरिटी से पहले बच्चा कुछ कर पाए। अब हेरिडिटी, हेरिडिटी 2 टाइप की होती है, जेनोटाइप और फेनोटाइप। जीनोटाइप आप जी से समझ ही रहे हैं कि इसमें जीन वगैरह होते हैं, DNA जेनेटिक ग्रुप होता है, जेनेटिक मेकअप और जीन माता पिता दोनों के हो सकते हैं, दोनों के ही होते हैं, सॉरी, हो कह सकते हैं। ये है जेनोटाइप।
जीनोटाइप और ये फेनोटाइप। फेनोटाइप क्या होता है, हम ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग देख करके बता सकते हैं। ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग मतलब बच्चे का रंग वगैरह काला गोरा जो भी हो, बच्चे की आइज़ का कलर, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसकी लेंथ वगैरह हम क्या है ऐसे देख सकते हैं। जो दिख रहा है वो फेनोटाइप है, जिसे हम देख नहीं सकते। जो हम जीन वगैरह डीएनए क्या हम देख सकते हैं कि चलते फिरते बच्चे का जीन देख ले, ऐसा नहीं हो सकता। इसे हम लैब वगैरह में ही देख सकते हैं। तो जीनोटाइप क्या होता है, डीएनए जेनेटिक मेकअप, और फेनोटाइप हम ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि बच्चा काला है, गोरा है, लंबा है, छोटा है, पतला है, मोटा है। ये सारे फेनोटाइप के अंदर आ जाते हैं। अब हम सेकंड पॉइंट करेंगे इसका, अर्ली स्टेज और लेटर स्टेज। इन दोनों में से कौन सी स्टेज इम्पोर्टेंट होती है, इसके ऊपर भी डिबेट्स चलती रहती है। फ्रॉइड क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, जो मच ऑफ द चाइल्ड है, मच ऑफ चाइल्ड पर्सनैलिटी is completely established by the age of 5। फ्रॉइड क्या कहते हैं कि जो बच्चे की पर्सनैलिटी है वो लगभग 5 साल की उम्र तक हो जाती है, जो बननी होती है उनकी कंप्लीटली एस्टेब्लिश हो जाती है। पर कुछ मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं कि लास्ट स्टेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, लेटर वाली स्टेज इम्पोर्टेंट होती है। मतलब अगर मैं पर्सनल अपना बताऊं तो मेरे लिए अर्ली स्टेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। मेरा जितना विकास होना था मेरा अर्ली स्टेज का ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। मतलब बहुत सी बातें हैं, अगर स्कूल में अगर मेरे साथ कोई घटना हुई है या किसी टीचर ने कोई पार्शलिटी वगैरह की है तो वो मुझे अब तक याद है और वो मुझे अफेक्ट करती है। कुछ बच्चों को लेटर स्टेज की जो बातें हैं वो अफेक्ट करती है, कुछ को कॉलेज में किसी ने कुछ कहा हो तो वो अफेक्ट करता है, कुछ को शुरू के। मतलब देखा जाए तो शुरुआती एज में हमें पोषण वगैरह मिल जाए तभी हम अच्छे से मतलब ग्रोथ हो पाती है, डेवलपमेंट हो पाता है। लेकिन अगर शुरू के एज में अच्छे से डाइट वगैरह ना मिले, न्यूट्रिशन वगैरह ना मिले तो बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है। बाद में चाहे उसे कितना ही पोषण दिया जाए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पर हमें ये नहीं करना है कि अर्ली स्टेज इम्पोर्टेंट होती है, हमें दोनों को इम्पोर्टेंस देनी है। एरिक एरिक्सन ने क्या कहा है कि जो फर्स्ट स्टेज है उसकी मतलब सेकंड स्टेज पर भी उसका फर्क पड़ेगा, सेकंड स्टेज का थर्ड स्टेज पर अफेक्ट होगा। इसने कहा है कि एक दूसरी स्टेज से इसका अफेक्ट होगा, ये नहीं कि फर्स्ट का नहीं होगा लेटर का नहीं होगा। इसने ये कहा है कि ये इंटर रिलेटेड है। आगे क्या है, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। अब इसके ऊपर भी डिबेट चलती रहती है कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि जो मैच्योरेशन है वो कंटिन्यूअस है, डेवलपमेंट क्या है कंटिन्यूअस है। इन्फेंसी से लेकर अडल्टहुड तक स्मूथली आगे बढ़ता ही रहता है। आप इसके थ्रू आप समझ सकते हैं, ये इन्फेंसी होगी, अडल्टहुड हो गया, और ये क्या है स्मूथली चलता ही रहता है। जैसे एक पौधा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसमें कोई स्टेजेस नहीं है, हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन उसकी ग्रोथ धीरे धीरे होती जा रही है। ये क्या है स्मूथली आगे चलता जा रहा है, इसमें कोई भी स्टेजेस वगैरह नहीं है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब ये है कि इसमें स्टेजेस हैं। जब हम स्टेजेस टू स्टेजेस जाएंगे तो ये इसका मतलब क्या है डिसकंटिन्यूअस है। पियाजे ने भी यही कहा है
और एरिक्सन ने भी कहा है। एरिक्सन ने अभी हमने पढ़ा ना कि फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज, जो जब वो स्टेज की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो डिसकंटिन्यूस की बात कर रहे हैं। सॉरी वो वीडियो रुक गई थी मेरी तो मैंने देखा नहीं, मैं पढ़ाती गई। आगे आप देखिए, स्टेजेस टू स्टेजेस की बात हो रही थी। जैसे बारकोड से हम समझते हैं ऐसे, ये फर्स्ट स्टेज ये सेकंड स्टेज ऐसे होती है। और सबसे ज़्यादा ही मतलब पॉपुलर एक एग्जांपल है जैसे बटरफ्लाई का होता है। पहले क्या होता है, एग होता है, फिर वो लार्वा बनती है, फिर वो प्यूपा एंड देन अडल्ट। तो सोचो एक अंडे से एक लार्वा के अंदर, फिर एक प्यूपा के अंदर, और फिर कब बटरफ्लाई के अंदर वो चेंज हो जाती है। तो ये स्टेजेस होते हैं। अब आपने समझ लिया स्टेजेस है तो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, और स्टेजेस नहीं है, स्मूथली चल रहा है तो वो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस की बात कौन कर रहा था, वाइगोत्स्की, और डिसकंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं पियाजे और एरिक्सन। ऐसे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं पर इनके बारे में ही आप एक बार जान लीजिए। उसके बाद क्या होता है, अबनॉर्मल बिहेवियर वर्सेस डिफरेंसेस। किसी में कोई कमी है, कमजोरी है, तो वो क्या होता है, अबनॉर्मल बिहेवियर होता है। डिफरेंसेस क्या होता है, कुछ बच्चों में अलग क्यूरियोसिटी होती है, वो क्लास में सबसे डिफरेंट होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, दूसरों से अलग होना, स्टडी वगैरह में, कोई गेम वगैरह में, वो होती हैं डिफरेंसेस। अब नॉर्मल बिहेवियर होता है कि आप में कोई कार्य के प्रति करने में कमजोरी है, विकलांगता है, आई थिंक वही अब नॉर्मल बिहेवियर होता है। और आगे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, ये तो आप सब जानते ही हैं, मैंने आपको पहले दिन ही करवाया था PCSE, ये हिमांशी मैम ने ही दिया हुआ है। PCSE क्या होता है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये क्या है, डेवलपमेंट के डोमेन है। इनके बारे में हम कल जानेंगे। तब तक आप इसकी रिवीजन कर लीजिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। मैं अंकिता आपका आभार व्यक्त करती हूँ।